नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य में हम देखेंगे पूरे व्यवस्थित तरीके से ये नोट्स बनाया गया है दोस्तों, और ये जो है सभी एग्जामों में काम करेगा। वो एग्जाम चाहे स्टेट पीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो या अन्य कोई एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में काम करेगा दोस्तों। तो आप लोग कहीं जाइए मत, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए, यहाँ पे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में मौर्य साम्राज्य को देखने वाले हैं, मौर्यन इंपायर को देखने वाले हैं, और ये एकदम व्यवस्थित तरीके से इसका नोट्स बनाया गया है दोस्तों, और जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से रहने वाला है, और एक ही वीडियो में पूरे मौर्य साम्राज्य को हम लोग खत्म कर देंगे। तो आप लोग कहीं जाइए मत, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक और जरूरी सूचना है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसपी मोटिवेशन और द एजुकेटर ब्रदर्स पे लगातार MCQs और थ्योरी क्लास दिया जा रहा है दोस्तों। तो आप उन दोनों चैनल को यानी एसपी मोटिवेशन को और द एजुकेटर ब्रदर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, यहाँ पे दिया गया है मौर्य साम्राज्य का नोट्स, और ये जो होगा वो थ्योरी क्लास के रूप में यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग थ्योरी क्लास करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मगध साम्राज्य को देखा था। मगध का उत्कर्ष या मगध के उदय के विषय में हम लोगों ने जान लिया था, और विदेशी आक्रमण को भी पढ़ लिया था। और आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य को, जिसमें सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे, जो कि 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठता है और 298 ईसा पूर्व तक राज्य करता है, ठीक है। इसी विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, कह रहा है प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया, इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य, इसके स्थापना का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य को जाता है। चाणक्य या उन्हीं को कौटिल्य या उन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश को के राजा घनानंद को पराजित किया और अपना राजगद्दी जो है प्राप्त किया, मगध के गद्दी पे बैठा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध का सम्राट बनता है, और उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं या अमात्य होते हैं या महामंत्री होते हैं वो चाणक्य होते हैं, ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। यानी चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, और इनका जो राजधानी हुआ करता था वो पाटलिपुत्र हुआ करता था, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। यानी हम देखते हैं कि 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे चंद्रगुप्त को बैठाया जाता है, और पूरे भारत को अखंड कर दिया जाता है, और अखंड भारत बना दिया जाता है, और भारत का एकलौता सम्राट बनता है चंद्रगुप्त मौर्य, है नहीं। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिक्षा दीक्षा है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ है, और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों वो गांधार में है। गांधार में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो हम देखते हैं कि गांधार जो है वहाँ एक सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जिसको कहा जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इस पॉइंट को भी आप नोट करके चलिएगा दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, और जो कि गांधार में उस समय हुआ करता था। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यानी मौर्यन पीरियड में हम देखते हैं कि जो सबसे प्रख्यात और सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक बना था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया। अब हम देखते हैं कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पे बैठा हुआ था, तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो सेनापति हुआ करता था सिकंदर का, वो आक्रमण कर देता है, और उस आक्रमण में हम देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर जो है हार जाता है। हारने के बाद हम देखते हैं कि मकरात, हेरात
कंधार और काबुल को इसे सौंप देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। और उसकी पुत्री यानी सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री होती है कार्नेलिया, या उसे हेलेना भी कहा जाता है, उससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी हो जाता है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि विवाह जब हो जाता है तो उपहार स्वरूप यानी भेंट में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे दिया जाता है गिफ्ट के रूप में। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कार्नेलिया या हेलेना से विवाह कर लिया। और दहेज में एरिया देखिएगा, दहेज में जो एरिया दिया गया है वो इस प्रकार है। दहेज में जो इसे एरिया दिया गया था दोस्तों, वो उसमें हम देखते हैं कि हेरात जिसे आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया जिसको बलूचिस्तान कहा जाता है, तथा पेरिपनिसडाई जिसको काबुल कहा जाता है, वो मिल जाता है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे। अब देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का जब विवाह हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, तब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज एक राजदूत जो है सेल्यूकस निकेटर का, वो आया था। और सेल्यूकस निकेटर ने यह देखने के लिए भेजा था कि क्या उसकी जो पुत्री है वो उस वैवाहिक संबंध से खुश है या कैसे रह रही है। उसी क्रम में मेगास्थनीज को भेजा जाता है पाटलिपुत्र। और मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्र आता है दोस्तों, तो उसको यह जगह बहुत पसंद आ जाता है, बेहद पसंद आ जाता है। और वो जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा करता था, पोलीब्रोथा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और मेगास्थनीज ही वो व्यक्ति है जिसमें हम देखते हैं कि वो पाटलिपुत्र में रहते हुए एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है इंडिका। यानी कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। इंडिका के विषय में हम देखते हैं कि इंडिका में जो लिखा गया है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसका प्रशासन के विषय में लिखा गया है, और यहाँ पे लोग किस तरह से रहते थे उस विषय पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे देखते हैं। कह रहा है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, ये जो पुस्तक है विशाख दत्त की है, में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। यानी कि जो विशाख दत्त हुए उनका एक पुस्तक हुआ करता था मुद्रा राक्षस, और इसी मुद्रा राक्षस में हम देखते हैं कि नंद वंश के पतन के विषय में लिखा गया है और चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के बारे में लिखा गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि नंद वंश के पतन किसमें वर्णित है, तो मुद्रा राक्षस में वर्णित है। मौर्य वंश के उदय किसमें वर्णित है, तो मुद्रा राक्षस में वर्णित है। और मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके चलिएगा, याद करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पॉइंट में क्या दिया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, कह रहा है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज का एक पुस्तक हुआ करता था जिसका नाम इंडिका था, वो मेगास्थनीज का पुस्तक है दोस्तों। इससे हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था। यानी ये भी याद रखने योग्य है कि मेगास्थनीज का एक पुस्तक हुआ करता था इंडिका, जिसमें जो है मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और उसमें ये भी लिखा गया है कि मौर्य काल में या मौर्यन पीरियड में यहाँ का जो समाज था वो 7 वर्गों में विभक्त था, 7 भागों में बटा हुआ था। है नहीं? आगे देखिए, पहला है दार्शनिक, दूसरा है अहीर जिसे पशुपालक भी यहाँ पे कहा जा रहा है, तीसरा है सैनिक, चौथा किसान, पांचवा निरीक्षक, सातवां कारीगर तथा छठा कारीगर तथा सातवां सभासद यानी मंत्री। ये जो है 7 भागों में यहाँ का समाज जो है बटा हुआ था मौर्यन पीरियड में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि मौर्यन पीरियड में समाज जो है 7 भागों में बटा हुआ था, जिसमें देखिएगा पहला दार्शनिक हो गया, दूसरा अहीर, तीसरा सैनिक, चौथा किसान, पांचवा निरीक्षक, छठा कारीगर और सातवां सभासद जिसको मंत्री भी यहाँ पे कहा गया है। इस पॉइंट को भी आप याद करके रखिएगा। देखिए, हमारे चैनल पे हर एक एग्जामों से संबंधित नोट्स जो है करवाया जा रहा है दोस्तों, वो भी व्यवस्थित तरीके से एक एक पॉइंट को यहाँ पे जोड़ के आपको बताया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग कहीं जाइए मत। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर वो भी स्टेट पीएससी का तैयारी कर रहे हो या एसएससी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का, बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का, किसी भी एग्जाम का तैयारी वो कर रहे हो, तो इस वीडियो को उनके पास भेजिए, है न।
चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और आगे देखिएगा, कह रहा है इनमें से सर्वाधिक संख्या, जो समाज 7 भागों में जो बटा हुआ था उनमें देखते हैं कि सर्वाधिक संख्या जो है किसानों की थी, सर्वाधिक संख्या जो है किसानों की थी, तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। और देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो मेगास्थनीज है वो लिखता है कि यहाँ का समाज 7 वर्गों में विभाजित था और उनमें से सबसे ज़्यादा जो है किसान हुआ करते थे, लेकिन भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। इस पॉइंट को भी वो लिखता है अपने पुस्तक इंडिका में, है ना। आगे देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुए या उनके जो प्रधानमंत्री हुए चाणक्य, तो चाणक्य एक पुस्तक की रचना करते हैं अर्थशास्त्र, और उस अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और वहाँ पे लिखा गया है कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक कैसी थी, है ना, तो राजनीतिक गतिविधियों की यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चाणक्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि राजनीतिक वाले यानी प्रशासनिक वाले टॉपिक को यहाँ पे रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, कह रहा है मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। कह रहा है कि सर्वाधिक जानकारी जो हमें मौर्य वंश के विषय में मिलता है वो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मिलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि राजनैतिक, है ना, और प्रशासनिक गतिविधि यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसका प्रशासन कैसा हुआ करता था और यहाँ किस तरीके से राजनीति हुआ करती थी। ठीक है, अर्थशास्त्र वाले पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण यानी 15 लेसन है। इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है। अब देखिए, इस पुस्तक में हमें राजा के राजत्व सिद्धांत की भी जानकारी मिलती है। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजा के राजत्व सिद्धांत किस पुस्तक से मिलती है, तब आपको बताना है कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से हमें मिलती है ना। चलिए आगे देखिए, और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को साप्तांग सिद्धांत पालन करना होगा, और एक जो मजबूत राजा होगा उसको साप्तांग सिद्धांत को भी पालन करना होता है, इस पुस्तक में लिखा गया है। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वो राजनीतिक और प्रशासन पे बल दिया गया है। उसके बाद दूसरी बात कि ये जो है राजा के राजत्व सिद्धांत के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। तीसरी बात, इसमें लिखा गया है कि एक राजा को साप्तांग सिद्धांत का पालन करना चाहिए या साप्तांग सिद्धांत अपनाना चाहिए। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था। बंगाल अभियान भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। और बंगाल अभियान जब ये किया था तब उसकी जो जानकारी है वो हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। महास्थान अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, है ना। यह देखिए, गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। यानी गोरखपुर में स्थित है शाहगौर ताम्र अभिलेख, और ये शाहगौर ताम्र अभिलेख से हमें अकाल के दौरान, जब यहाँ पे भीषण अकाल पड़ गया था पाटलिपुत्र मगध वाले क्षेत्रों में, तब हम देखते हैं कि वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या कदम उठाया गया था, उसकी जो जानकारी है वो हमें शाहगौर ताम्र अभिलेख से मिलता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी हमें मिलती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपना लेता है
और जैन धर्म के जो उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे वो भद्रबाहु हुआ करते थे। और भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और उन्हीं के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला जाता है और वहीं पे यानी श्रवणबेलगोला में ही संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग देता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य को 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से मृत्यु हो गई थी। आगे है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, यानी गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक झील हुआ करता था जिसका नाम है सुदर्शन झील। तो उसके जो राज्यपाल हुआ करते थे उस समय पुष्यगुप्त, वो सरकारी खर्च से सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसको बनवाते हैं, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए कह रहा है दोस्तों, इस अभिलेख ने यानी इस अभिलेख से, है ना, इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। यानी कि जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो पश्चिमी विस्तार था उस विषय में भी जानकारी मिलती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिएगा कि ये बेहद प्रमुख हो जाता है दोस्तों और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेंड्रोकोटस की संज्ञा किसे दी गई, तब बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई। और सेंड्रोकोटस किसने कहा था, तो जस्टिन ने कहा था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे देखिए, विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। और विलियम जोन्स के द्वारा सेंड्रोकोटस शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है ये भी पहचान कर लिया गया। और ये पहचान किया विलियम जोन्स ने कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस यहाँ पे कहा गया है। और ये पहचान करने वाले थे विलियम जोन्स। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त की मृत्यु जब हो जाती है तब यहाँ पे उसका पुत्र बिंदुसार, है ना, यहाँ का शासक बनता है। जो कि आगे देखिए बिंदुसार के विषय में 298 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी को संभालता है और 269 ईसा पूर्व तक ये राज्य करता है ना। तो देखिए कह रहा है इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तिष्य था। यानी कि इसका जो पुत्र हुआ करता था उसमें हम देखते हैं कि सुसीम, अशोक और तिष्य हुआ करता था, है ना। देखिए इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा। और इसी के शासनकाल में यानी बिंदुसार के शासनकाल में ही हम देखते हैं कि सीरिया नरेश, है ना, सीरिया के राजा एंटियोकस अपना राजदूत डायमेकस को यहाँ पे भेजता है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि सीरिया नरेश एंटियोकस ने किसे अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तब आपको बताना है कि डायमेकस को भेजा था, है ना। डायमेकस जो है सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत हुआ करता था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसे जो है यानी किसे, डायमेकस को, है ना, डायमेकस को उत्तराधिकारी माना जा रहा है। किसका, मेगास्थनीज का। यानी कि डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आगे देखिए, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था। यानी अंजीर की मांग की, मीठी शराब की मांग की, है ना, अंजीर और मीठी शराब की मांग की और दार्शनिक यहाँ पे मांग की थी। 3 चीजों का मांग ये किया था। बिंदुसार जो है सीरिया के नरेश एंटियोकस से 3 चीजों की मांग करता है, अंजीर, मीठी शराब
और दार्शनिक, है ना। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए। यानी बिंदुसार के शासनकाल में हम देखते हैं कि तक्षशिला में, है ना, जो कि उस समय कश्मीर वाले रीजन में हुआ करता था, 2 बार यहाँ पे विद्रोह हुआ है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसेन था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। और उस समय हम देखते हैं कि जो तक्षशिला है या जो कश्मीर है ना, उसका जो राजकुमार हुआ करता था, वो उसका बड़ा बेटा, बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम हुआ करता था। और सुसीम जो है इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा, यानी इस विद्रोह को दबा नहीं पाया। तब हम देखते हैं कि बिंदुसार जो है अशोक को भेजता है और वहां पे हर एक विद्रोहियों को शांत कर दिया जाता है। क्योंकि अशोक जो है बचपन से ही चांडाल किस्म का व्यक्ति था, है ना। चांडाल से ये कैसे धर्म परिवर्तन करता है और बौद्ध धर्म को अपनाकर अहिंसा को पकड़ता है, हिंसा त्याग देता है, वो हम आगे देखेंगे अगले कड़ी में, है ना। आगे जब पॉइंट आएगा तब वहां पे हम देखेंगे उसकी पूरी कहानी को। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कह रहा बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक जो उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक जो है उस समय देखते हैं कि बिंदुसार के समय में अशोक अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबा दिया। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि बिंदुसार समझ चुका था कि सुसीम से ये मामला समझने वाला, सुलझने वाला है नहीं, भेजना पड़ेगा एक ऐसे व्यक्ति को जो क्रूर हो, है ना। तो वो जो है अशोक को भेजता है, जो उसका छोटा पुत्र हुआ करता था। और अशोक जाता है तक्षशिला में और सभी विद्रोहियों को शांत कर देता है, गला काट कर खत्म कर देता है ना। सभी को, यानी विद्रोह वहां पे समाप्त हो जाता है। ये क्रूरता पूर्वक जो है विद्रोह को यहाँ पे दबा देता है। आगे देखिए, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति था, जिसकी स्थापना मोखलीपुत्र गोसाल ने किया था। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था, यानी आजीवक धर्म को यहाँ पे मानता था। और आजीवक धर्म के जो संस्थापक थे वो मोखलीपुत्र गोसाल थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि मोखलीपुत्र गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के जन्मदाता हैं या जनक हैं, ठीक है। यानी कि आजीवक संप्रदाय को मोखलीपुत्र गोसाल के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है बिंदुसार को अमित्रघात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि दी गई है और शत्रु विनाशक की भी उपाधि यहाँ पे दिया गया है। अमित्रघात और शत्रु विनाशक किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को कहा गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा से जाना जाता है। यानी भारतीय इतिहास में हम देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा गया है। इस उपमा से इसे बुलाया जाता है। पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा से इसे जाना गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो बनता है वो महान सम्राट अशोक है ना, जो कि 269 में राजगद्दी पे बैठता है और 232 ईसा पूर्व तक राज्य करता है। सम्राट अशोक महान। चलिए आगे हम इसके विषय में देखते हैं। कह रहा है इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में, यानी अशोक का जो जन्म है वो 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। 304 ईसा पूर्व में अशोक का जो है जन्म होता है पाटलिपुत्र में, है ना। इसके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम शुभद्रांगी था, जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता था। यानी कि अशोक के जो पिता हुए वो बिंदुसार और उसकी जो माता है वो शुभद्रांगी थी, है ना। और इसे जो है धर्मा के नाम से भी जाना गया है, यानी शुभद्रांगी को धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो अशोक के पिता बिंदुसार और माता शुभद्रांगी। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया और 269 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि मगध की जो गद्दी है उस पे बैठता है सम्राट अशोक महान। आगे देखिए, आगे कह रहा है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, है ना। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात
261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यही वो निर्णायक घड़ी था दोस्तों, जब हम देखते हैं कि अशोक जो है चंडाल प्रवृत्ति से निकलकर अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। वहाँ पे कहानी कुछ इस प्रकार से घटता है दोस्तों कि कलिंग की जो राजकुमारी थी, अशोक जो है उस पर मोहित हो गया था, यानी उससे जो है विवाह करना चाहता था। लेकिन कलिंग के अपने ही नियम हुआ करते थे। उस समय जो राजा हुआ करते थे वो कहा करते थे कि कलिंग की जो बेटी है वो कलिंग में ही ब्याही जाएगी, कलिंग प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में नहीं ब्याही जाएगी। और यही बात जो है अशोक को चुभ गया और ये जो है कलिंग पर आक्रमण कर देता है। बूढ़े, बच्चे, औरत, जवान सबको मार देता है दोस्तों। चारों तरफ बिखरी हुई लाशें चित्कार कर रोना धोना हो रहा था दोस्तों, है नहीं। और वही जो है एक निर्णायक फैसला होता है अशोक के जीवन में। और अशोक जो है उसी समय शस्त्र को त्याग देता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। अब अहिंसा के मार्ग पर यहाँ पे चलना शुरू कर देता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कलिंग आक्रमण की जानकारी। जो कलिंग आक्रमण हुआ था दोस्तों उसकी जानकारी हमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कलिंग में भीषण युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग के राजा के बीच, है ना। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। अब देखिए, उस समय जो राजा हुआ करता था उसका नाम नंदराज था, जो कलिंग का राजा हुआ करता था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, है ना। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भीषण नरसंहार हुआ था कलिंग में, उससे जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना कर देता है। अब जो है हिंसा को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। ऐसा माना जाता है कि अशोक जो है हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए आगे देखिएगा, आगे है कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग आक्रमण जब हो गया और इसका जब हृदय परिवर्तन हो गया तब अशोक ने बौद्ध धर्म को यहाँ पे अपना लेता है नहीं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। आगे देखिए कह रहा है दोस्तों, इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा, इसे यानी अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। इसे जो है इसके भतीजे के द्वारा प्रोत्साहित किया गया कि आप जो है बौद्ध धर्म को अपनाइए। और इसका जो भतीजा हुआ करता था, निग्रोध हुआ करता था, इसी के कथनानुसार ये जो है बौद्ध धर्म को अपनाता है। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दीक्षा इसे दिया था उसका नाम उपगुप्त है। ये भी याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दिया था, तो उपगुप्त ने दिया था। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि अशोक जो है ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन बाद में हम देखते हैं यानी कलिंग युद्ध या कलिंग आक्रमण जब हो जाता है उसके बाद में ये जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है दोस्तों, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, है नहीं। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। यानी कि अशोक का जो बौद्ध धर्म है वो उसका व्यक्तिगत धर्म हुआ करता था, ये राजकीय धर्म नहीं बनने दिया, है नहीं, राजकीय धर्म नहीं घोषित किया, किंतु अशोक जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था, है नहीं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, उसका विस्तार हो सके, है नहीं। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, है नहीं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपना राज्याभिषेक
के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ की, जिसका क्रम इस प्रकार है। यानी कि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पे आक्रमण करता है, और कलिंग आक्रमण के बाद ये जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। सबसे पहले जो ये मतलब धर्म यात्रा किया है ना, धर्म यात्रा जो किया था वो इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले वो बोध गया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद सारनाथ और उसके बाद श्रावस्ती गया। यानी ये जो है धर्म यात्रा यहाँ पे किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहा जा रहा है दोस्तों, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष, इसका जब 10 वर्ष पूरा हो गया है ना, तब देखते हैं कि सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। उसके बाद सबसे पहले ये जो है बोध गया की यात्रा किया। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम की यात्रा की। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक गांव में गया था, और कर यानी टैक्स घटाकर केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की। अब जो है यहाँ पे जो कर लिया जा रहा था ज्यादा मात्रा में, वो जो है घटाकर 1/8 कर दिया गया था, है ना। चलिए आगे देखिए। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, है ना, पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस था। इसी के शासनकाल में हम देखते हैं कि तीसरा बौद्ध सभा यानी तीसरा बौद्ध परिषद जो हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था, वो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और जिसका अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया गया था। पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था उसमें हम देखते हैं कि अजात शत्रु ने अपने शासनकाल में करवाया था, है ना, राजगीर में करवाया था। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कह रहा है श्रीलंका के राजा ने सिंहली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अब हम देखते हैं कि श्रीलंका के जो राजा थे वो सिंहली संप्रदाय थे, सिंहली संप्रदाय को मानते थे। उन्होंने सिंहली संप्रदाय को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और अशोक जो है किसी अन्य धर्मों से भेदभाव नहीं किया करता था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, है ना, कि अशोक जो है किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। देखते हैं कि ये जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जो बचपन से ही चांडाल हुआ करता था दोस्तों, वो अशोक अब धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। आगे देखिए, नोट पॉइंट में दिया गया है श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। जो श्रीलंका के राजा थे वो अशोक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो जो प्रभावित हुए अशोक के उपदेशों को भी पालन करते थे, है ना। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि श्रीलंका के जो राजा थे वो अशोक के उपदेशों को पालन करते थे। और श्रीलंका जो है उस समय मगध का कोई हिस्सा नहीं था, है ना, वो अलग था। चलिए, इसके अधीन नहीं था, यानी अशोक के अधीन नहीं था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। अशोक के समय मुद्राएं, है ना, अशोक के समय मुद्राएं सोने यानी स्वर्ण, चांदी यानी कारसाणपन एवं तांबे, काकनी आदि के होते थे। इसके समय में हम देखते हैं कि जो मुद्राएं हुआ करती थी वो सोने का हुआ करती थी, चांदी का हुआ करती थी और तांबे का हुआ करती थी। यानी सोने का, चांदी का और तांबा का यहाँ पे सिक्के हुआ करते थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, सोने, चांदी, तांबा का सिक्का हुआ करते थे। आगे कह रहा है दोस्तों, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को, है ना, आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उनके लिए गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान में दिया। यानी गया में जो स्थित है बराबर की पहाड़ियां, उस बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा जो है दान दे दिया आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। उन चारों में हम देखते हैं कि सबसे पहला है सुदामा, है ना, सुदामा। दूसरा है कर्ण, तीसरा है चौपड़ और चौथा है विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी ये जो है 4 गुफा का नाम है, बराबर की पहाड़ियों में हुआ करता था और वो जो है गया जिले में स्थित है। यानी प्रश्न अगर बनेगा कि बराबर की पहाड़ियां किस जिले में है, तो बोलिएगा गया जिले में है। और चारों गुफाओं का नाम
पहला है सुदामा, दूसरा है कर्ण, तीसरा है चौपड़ और चौथा है विश्व झोपड़ी। ये भी याद रखिएगा। आगे कह रहा है दोस्तों, आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा है ने, आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। अब हम देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय के लिए नागा अर्जुन गुफा जो है वो दशरथ के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया गया था आजीवक संप्रदाय के लोगों को, और उसका उस समय उत्तराधिकारी जो हुआ करता था वो कुणाल हुआ करता था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि दशरथ के उत्तराधिकारी कुणाल था, और वो जो है दशरथ नागार्जुन गुफा को यहाँ पे आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। अशोक की 5 पत्नियां देखिए, असंधिता, देवी, कारुबाकी, पद्मावती, नित्यारक्षक थी। यानी अशोक के उसमें हम देखते हैं कि 5 पत्नियां थी, 5 वाइफ थी है ने। उनमें से असंधिता, देवी, कारुबाकी, पद्मावती और नित्यारक्षक थी। उसमें से इन 5 पत्नियों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित अशोक को किया करती थी वो थी कारुबाकी। कारुबाकी का प्रभाव अशोक पर ज्यादा हुआ करता था है ने। देखिए, कारुबाकी का जो प्रभाव है अशोक पर ज्यादा हुआ करता था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। कह रहा है जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी का था, यानी कारुबाकी का जो प्रभाव है वो अशोक पर ज्यादा था है ने। कारुबाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। कारुबाकी जो है, उसकी पत्नी जो कारुबाकी है, उसी के कहने पे अशोक जो है मतलब युद्ध को त्याग देता है ने। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा टेरियस यानी दारा या दाई बाहू से मिली थी। अशोक को अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है वो देखिएगा कि इराक के राजा डेरियस है ने, डेरियस से मिली थी। यानी अशोक को जो प्रेरणा मिला है अभिलेख लिखने का वो इराक के राजा डेरियस से मिला है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि अशोक जो है अभिलेख लिखने की प्रेरणा डेरियस से प्रभावित होकर लेता है। चलिए, यानी डेरियस से इसे मिली है। आगे देखिएगा, अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता। अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। यानी अशोक के अभिलेखों को जब पढ़ा गया, वो जो दौर था वो 1837 का था, और उसको पढ़ने वाला व्यक्ति जो था वो जेम्स प्रिंसेप था है ने। जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में डिकोड कर देता है, पढ़ लेता है। आगे देखिए, अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवानाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का पसंद लिखा। अशोक के अधिकतर अभिलेख में हम देखते हैं कि अशोक का जो नाम हुआ करता था वो देवानाम प्रियदर्शी हुआ करता था। यानी जो देवों के प्रिय है ने, जो देवों के पसंद का है उसे प्रियदर्शी के रूप में यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो है अपना नाम देवानाम प्रियदर्शी के रूप में प्रदर्शित किया करता था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अशोक के विषय में और क्या कहा गया है ना। जैसे देखिएगा, कह रहा है मध्य प्रदेश के गुर्जरा, मध्य प्रदेश में एक अभिलेख है जिसका नाम है गुर्जरा अभिलेख, और कर्नाटक में एक अभिलेख है जिसका नाम है मास्की अभिलेख, मास्की नेटूर अभिलेख है ने। तथा उद्घोलन अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और उसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक लिखा गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक की मास्की नेटूर अभिलेख, उद्घोलन अभिलेखों में है ना, उद्घोलन भी कर्नाटक का ही है, उसमें अशोक का जो स्पष्ट नाम वर्णित किया गया है उसमें हम देखते हैं कि अशोक ही किया गया है। अशोक का जो नाम है वो अशोक ही लिखा हुआ है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है दोस्तों भाब्रू अभिलेख है ने, भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट के का नाम प्रयोग हुआ है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि भाब्रू अभिलेख में अशोक के नाम के लिए सम्राट अशोक लिखा गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और वो कौन सा अभिलेख है, तो वो भाब्रू अभिलेख है। असम से अशोक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के बाहर से था। कहने का मतलब यह है कि असम के लिए अशोक के कोई साक्ष्य वहां पे नहीं मिलता है,
तब हम कह सकते हैं कि असम जो है उस समय अशोक के अधीन नहीं था, है न। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा दोस्तों कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे कह रहा है अशोक के चतुर्दश शिलालेख। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अशोक का जो है चतुर्दश शिलालेख, यानी 14 शिलालेख यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पूरे 14 शिलालेखों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें देखिएगा प्रथम शिलालेख कह रहा है अहिंसा पर बल, पशु बलि पर रोक, सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान है। यानी अशोक के जो चतुर्दश अभिलेख है उसमें पहला अभिलेख में लिखा गया है ये जो है अहिंसा पे बल दिया है न, यानी कि सभी लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया करता था। दूसरा कि पशु बलि पर यहाँ पे रोक लगा दिया गया। तीसरा सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान है, ये भी बोला गया है। द्वितीय शिलालेख में देखिएगा क्या कहा गया, कह रहा है इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। द्वितीय शिलालेख में हम देखते हैं कि पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य के जैसे चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतयु पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की जानकारी नहीं है। देखिएगा द्वितीय शिलालेख में हम देखते हैं कि पशु चिकित्सा के विषय में जानकारी मिलती है और साथ ही भारतीय राज्य, दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतय पुत्र की चर्चा भी की गई है, लेकिन चोल वंश की यहाँ पे चर्चा नहीं मिलती है। यानी चोल वंश के विषय में द्वितीय शिलालेख में कोई वर्णन नहीं किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है तृतीय शिलालेख, है न। देखिएगा तृतीय शिलालेख में कहा जा रहा है, तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी राजुक, युक्तक और प्रादेशिक की चर्चा किया गया जो धर्म के प्रचार के लिए थे। यानी यहाँ पे 3 अधिकारियों की चर्चा किया है तीसरे शिलालेख में, कि तीसरे शिलालेख में 3 अधिकारी की चर्चा मिलती है जिसमें राजुक, युक्तक, प्रादेशिक, ये जो है धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते थे। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। इसमें धर्म संबंधी कुछ नियम भी निर्देशित है। यानी कि अशोक के तीसरे शिलालेख में देखते हैं कि यहाँ पे 3 अधिकारियों की चर्चा मिलती है, राज्यों की, युक्तक की और प्रादेशिक की। और ये जो अधिकारी हुआ करते थे वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुआ करते थे। और अशोक ने इसमें ये भी अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि हर 5वें वर्ष, है न, धर्म यात्रा पे जाए। देखिए दौरे पर जाए, यानी धर्म यात्रा पे जाए, और धर्म से संबंधित कुछ नियम भी यहाँ पे निर्देशित किए गए हैं इस शिलालेख में। आगे देखिएगा चतुर्थ शिलालेख, इसमें भेरी घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी बौद्ध नीति का चर्चा है। चौथे शिलालेख में हम देखते हैं कि यहाँ पे भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की चर्चा किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां शिलालेख, है न। 5वां शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 5वां शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है न, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है, और इसमें समाज और वर्ण व्यवस्था उल्लेखित है। यानी कि समाज के बारे में बताया गया है और जाति व्यवस्था के बारे में भी लिखा गया है। वो कौन सा अभिलेख है, तो 5वां अभिलेख है। अशोक का 6ठा अभिलेख में देखिएगा, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी गई है। 6ठा शिलालेख में हम देखते हैं कि ये कह रहा है कि मेरे अधिकारी जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, है न। और ये जो है आत्मनियंत्रण संबंधी भी है, इसमें जो है आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा भी दी गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं अगले शिलालेख की ओर और 7वां शिलालेख देखते हैं। कह रहा है अशोक का 7वां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा है। अब देखिए 7वां शिलालेख में विभिन्न धर्मों को एक समान बताया गया है। 7वां शिलालेख में सभी धर्मों को एक समान कहा है, और ये जो है सबसे बड़ा शिलालेख भी है।
और इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा भी यहाँ पे की गई है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 8वां शिलालेख में देखिए, इसमें अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। बोध गया के भ्रमण का उल्लेख भी किया गया है। यानी 8वां अभिलेख में देखते हैं, 8वां शिलालेख में देखते हैं कि अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा की गई है, जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है और सबसे पहले बोध गया है ने भ्रमण का उल्लेख भी किया गया है। अगला देखिए, कह रहा है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गया, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी। यानी अशोक जो है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में गया था, है ना, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी जो 8वां अभिलेख है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ना। बताइएगा कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। अगला देखिए, 9वां शिलालेख कह रहा है, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। 9वां शिलालेख में हम देखते हैं कि छोटे मोटे जो त्योहार हुआ करते थे उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। और इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार यानी सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख या वर्णन यहाँ पे किया गया है और वो 9वां शिलालेख है। चलिए अगले शिलालेख में हम देखते हैं, कह रहा है 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख, इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा है ना। इसमें जो है धर्म जो होता है, संघ जो है, धर्म के विषय में जानकारी दी गई है, इसके महत्व के बारे में लिखा गया है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही, यानी 10वां अभिलेख में हम देखते हैं कि धर्म के महत्व को दर्शाया गया है और सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही, है ना, राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचें। इसमें धर्म नीति का व्याख्यान की चर्चा की गई है। कहने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जो राजा है या जो उच्च राज्य अधिकारी है वो हमेशा ही अपने प्रजा के अच्छी चीज़ों के विषय में सोचे, यानी प्रजा के हित के बारे में ही सोचे, ये कहा गया है। और इसमें धर्म नीति की भी व्याख्यान की गई है, धर्म नीति का भी व्याख्या यहाँ पे किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला जो शिलालेख है उसमें कह रहा है, यानी 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। यानी कि 11वें अभिलेख में अशोक का कहना है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, ये कहा गया है। 12वां शिलालेख में देखिए, इसमें स्त्रियों के स्थिति सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 12वां शिलालेख में हम देखते हैं कि स्त्रियों के सम्मान के लिए है ना, स्त्री स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक जो है अधिकारी को नियुक्त किया गया, है ना। और हर प्रकार के विचारों का सम्मान की बात यहाँ पे किया गया है। हर प्रकार का जो विचार है उसका सम्मान होना चाहिए, ये भी बात यहाँ पे कहा गया है। 13वां शिलालेख में देखिएगा दोस्तों, कह रहा है 13वां शिलालेख कह रहा है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी वर्णित है। साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का भी उल्लेख है। यानी 13वां शिलालेख में हम देखते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है ना। कलिंग युद्ध के साथ में हम देखते हैं कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ है उसके विषय में भी बात कहा गया है, वो भी वर्णित है। और साथ ही पड़ोसी राजा से इसका संबंध कैसा था वो भी लिखा गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 14वां शिलालेख, यानी अशोक के जो 14वां शिलालेख है उसमें हम देखेंगे अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। 14वां शिलालेख में कहा गया कि मैंने इन 13 में जितना काम गिनवाया है उससे कहीं ज़्यादा मैंने किया है।
है ना। उसके बाद कह रहा है कि जो इसमें नहीं लिखे गए हैं उसके लिए जो जिम्मेदार है वो लिखने वाला है, मैं नहीं हूँ, लिखने वाला जिम्मेदार है। और इसी में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित भी किया गया है। यानी 14वां शिलालेख में हम देखते हैं कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए अशोक के द्वारा यहाँ पे प्रेरित किया गया, ठीक है, मोटिवेट किया गया। आगे देखिएगा, कह रहा है अशोक के स्तंभ लेख यानी कि लघु अभिलेख। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अशोक का जो है स्तंभ अभिलेख है ना, जिसे लघु अभिलेख भी यहाँ पे कहा गया है। तो पहला है भाब्रू अभिलेख है ना। इसमें कह रहा है राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू अभिलेख जो है वो राजस्थान में स्थित है ना, और इसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। भाब्रू अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने खुद को यहाँ पे सम्राट बताया है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि भाब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म है ना, भाब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा की है। भाब्रू अभिलेख में ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की यहाँ पे चर्चा की गई है। अशोक के 7 स्तंभ लेख यानी लघु अभिलेख मिले हैं, और अशोक का जो है 7 स्तंभ लेख भी मिला है, जिसे लघु अभिलेख भी कहा गया है। तो देखिए, पहला है रुम्मनदेई अभिलेख है ने। रुम्मनदेई अभिलेख जो है देखिएगा, कह रहा है नेपाल में स्थित है। रुम्मनदेई अभिलेख नेपाल, यह नेपाल के लुम्बिनी में है, यह आरमाइक लिपि में है। यानी कि रुम्मनदेई अभिलेख जो है नेपाल में स्थित है, नेपाल के लुम्बिनी में, और ये जो है अरमाइक लिपि में है। अरमाइक लिपि यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा ना करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है, और यह जो है सबसे छोटा अभिलेख है, और इसमें प्रशासनिक इकाई की चर्चा ना करके आर्थिक चर्चा किया है ना। आर्थिक क्रियाकलापों की यहाँ पे चर्चा की गई है, और रुम्मनदेई अभिलेख नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है, और यह सबसे छोटा अभिलेख है और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। अगला देखिए, अगला है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख उत्तर प्रदेश। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। हम देखते हैं कि कौशाम्बी अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है ना, और इसमें जो है अशोक अपनी पत्नी कारुबाकी द्वारा दिए गए दानों की यहाँ पे चर्चा करता है, और इसी कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। और अकबर इसे जो है इलाहाबाद में स्थापित कर देता है, यानी कौशाम्बी से हटाकर इलाहाबाद में स्थापित कर देता है। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद प्रमुख हो जाता है दोस्तों, कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। अकबर के द्वारा किस अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित किया गया, तो कौशाम्बी अभिलेख को स्थापित किया गया। चलिए आगे देखिएगा, टोपरा अभिलेख, ये जो हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। यानी टोपरा अभिलेख जो है हरियाणा में स्थित है दोस्तों, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हम देखते हैं इस अभिलेख को हरियाणा से उठाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया जाता है ना। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे जो है दिल्ली में स्थापित कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, आगे है मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख भी उत्तर प्रदेश में है। यह मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। मेरठ अभिलेख को भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया दोस्तों, है ना। पहले यह जो मेरठ में हुआ करता था मेरठ अभिलेख, उसको जो है तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला देखिए रामपुरवा अभिलेख। यह बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। रामपुरवा अभिलेख भी बिहार के चंपारण में स्थित है, और इसका जो खोज है वो 1872 ईस्वी में हम देखते हैं कि कार्लायल के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और इस पॉइंट को भी आप गांठ बांध लीजिए, ये जो है रामपुरवा अभिलेख बिहार के एग्जामों में पूछ ही लिया जाता है। तो 1872 में इसकी खोज की गई, कार्लायल के द्वारा की गई थी, है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला अभिलेख में हम देखते हैं लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, है ना।
लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख यह बिहार के चंपारण में है, यानी कि रामपुरवा अभिलेख और लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख ये बिहार के चंपारण में स्थित है, दो अभिलेख। अगला देखिएगा, अगला जो अभिलेख है वो लौरिया अरेराज है और ये भी जो है बिहार के चंपारण में है। लौरिया अरेराज यानी रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख और लौरिया अरेराज ये तीन अभिलेख जो है बिहार के चंपारण में स्थित है। निगाली सागर स्तंभ लेख यह नेपाल में है। इस स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया तथा यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है और ये जो है नेपाल में है। इससे हमें पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष है ने निगाली सागर आया था और निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूपों का यहाँ पे निर्माण करवाया था, स्तूपों को यहाँ पे बनवाया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, निगाली सागर स्तंभ लेख में है ने। आगे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है सर ए कूना अभिलेख। सर ए कूना अभिलेख है ने, सर ए कूना अभिलेख यह अफगानिस्तान के कांधार से मिला है जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। सर ए कूना अभिलेख जो है अफगानिस्तान के कांधार से मिला है और इसमें जो है ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आगे देखिएगा, कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि, आगे पॉइंट में देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है यानी पुत्र है। मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा परलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगाधाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजू को नियुक्त किया है। यानी कि जो कलिंग अभिलेख में है उसमें अशोक ने कहा है कि संसार के सभी लोग यानी सभी मेरे पुत्र हैं और मैं एक माँ की भांति इसका लालन पालन पोषण करूंगा। ये जो है यहाँ पे वर्णित है और इस चीज को देखने के लिए यानी समाज की देखरेख के लिए यहाँ पे राजू को जो है नियुक्त किया जाता है ना। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया वे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से मंगवाया गया। और अशोक का जो भी अभिलेख लिखा गया है, जो भी बनवाया गया है, उस अभिलेख को देखिएगा, उसमें जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मंगाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि अशोक के शासनकाल में यहाँ का प्रशासन किस तरीके से चलता था वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। यानी कि यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था था दोस्तों, उसमें हम देखते हैं कि एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था हुआ करता था। राजा को सलाह देने के लिए उसके मंत्रीगण वहाँ पे उपस्थित हुआ करते थे, है ना, जिसे केंद्रीकृत शासन कहा जाता है। तो मौर्यकालीन प्रशासन में हम देखते हैं कि ये जो है केंद्रीकृत शासन हुआ करता था और राजा को सलाह देने के लिए यहाँ पे मंत्री परिषद हुआ करता था। चलिए आगे देखिएगा। आगे कह रहा है कि उच्च अधिकारियों को, है ना, उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी, है ना। जासूसों के लिए चर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। देखिए, जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे उसको जो है तीर्थ, महामात्र अथवा अमात्य कहा जाता था और इनकी जो संख्या हुआ करती थी 18 हुआ करती थी, है ना। यानी तीर्थ, महामात्र अथवा अमात्य की जो संख्या हुआ करती थी वो 18 हुआ करती थी और जो जासूसी वाला काम किया करता था उसको चर शब्द से प्रयोग किया जाता था। यानी उनको जो है चर शब्द से इंगित किया जाता था, चर बोला जाता था। ठीक है, आगे अब देखेंगे प्रशासनिक ढांचा। यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है वो कैसा था वो हम लोग देख लेते हैं। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, है ना, उसके नीचे युवराज होते थे। तो जो प्रशासनिक ढांचा था दोस्तों, उसमें देखते हैं कि सबसे जो उच्च पद होता था, सबसे बड़ा पद जो होता था वो राजा का होता था। उसके बाद यानी युवराज हुआ करते थे, है ना, युवराज का पद हुआ करता था। आगे देखिएगा, आगे देखिए, कह रहा है प्रांत का शासन
जो प्रांत है उस प्रांत का जो शासन है वो प्रांत पति के पास हुआ करता था। प्रांत का जो शासन है वो प्रांत पति के पास था, है ना। विस, जिसे जिला के नाम से भी जाना जाता है, विसपति के नियंत्रण में रहता था। यानी जिला जो है विसपति के नियंत्रण में रहता था। उसके बाद 10 गांवों का छोटा मालिक या गोप होता था। 10 गांव जो होते थे उन 10 गांवों का जो मालिक होता था उसे छोटा मालिक कहा जाता था या गोप कहलाता था। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो ग्रामीण है ना यानी मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। और इसमें देखिएगा कि सबसे छोटा इकाई जो है वो गांव हुआ करता था और उस गांव का एक मुखिया हुआ करता था, वो इसका देखरेख किया करता था। 10 गांवों का जो मालिक होगा उसे छोटा मालिक कहा जाएगा, है ना, या गोप कहा जाएगा। गांव का जो मालिक होगा उसे मुखिया कहा जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है दोस्तों, इस समय न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। और जो न्यायाधीश होते थे, है ना, जो न्याय दिलाने का काम करते थे, जो न्यायाधीश होते थे उसे जो है राजुक यहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, तो ये था प्रशासनिक ढांचा जो मौर्य काल से संबंधित थी, है ना। अब हम देखेंगे न्याय व्यवस्था। यहाँ पे जो है न्याय व्यवस्था कैसा था, तो देखिए कह रहा है मौर्य काल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। यानी हम देखेंगे कि मौर्य प्रशासन में जो सम्राट होता था, सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था, है ना, और सम्राट ही अंतिम न्यायालय भी हुआ करता था और सम्राट ही न्यायाधीश हुआ करता था। राजा का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। जो राजा का फैसला होता था वो अंतिम फैसला होता था और वही सर्वमान्य हुआ करता था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए कह रहा है दोस्तों, मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी। मौर्य काल में हम देखते हैं कि प्रांत जो हुआ करता था वो 4 था, है ना, 4 प्रांत हुआ करता था। लेकिन अशोक के समय 5 हो गई। अशोक के समय 5 हो गया, जो निम्नलिखित है। देखिए शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि मौर्य काल में प्रांत का जो संख्या था वो 4 था, लेकिन अशोक के शासन काल में हम देखते हैं कि वो 5 हो जाता है, जो नीचे दिया गया है। देखिए इस प्रकार से है ना। ये देखिए पहला है कलिंग। जो पहला प्रांत है वो कलिंग है और उसकी जो राजधानी है वो तोसली है, उसे धौली भी कहा गया और प्रमुख स्थल यहाँ का कलिंग है ना। तो ये पहला प्रांत है। दूसरा है अवंती राष्ट्र। इसका जो राजधानी है वो उज्जैनी है और इसमें जो प्रमुख स्थल है उसमें शामिल है मालवा, राजपुताना, गुजरात, काठियावाड़। ठीक है। तीसरा जो प्रांत है वो प्रासी है, यानी पूर्वी प्रांत इसे कहा गया है और इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र। वो बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके जो प्रमुख स्थल है बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र है। चौथा है उत्तरापथ। उत्तरापथ की जो राजधानी है वो तक्षशिला है, जिसमें शामिल है गांधार, कम्बोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान। ठीक है। पांचवा जो प्रांत है वो दक्षिणापथ है और ये जो है इसकी राजधानी सुवर्णगिरी है और ये जो है विंध्य के दक्षिण क्षेत्र का है, यानी इसका जो प्रमुख स्थल है वो देखते हैं कि विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य काल में, यानी अशोक के शासन काल आते आते 5 प्रांत हो गया। शुरुआती दौर में मौर्य काल में 4 प्रांत हुआ करता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अशोक के शासन काल आते आते 5 प्रांत हो गया, है ना। तो ये रहे 5 प्रांत, अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत। ठीक है, ये 5 प्रांत यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी के विषय में, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि अशोक का जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारी के विषय में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए कह रहा है 232 ईसा पूर्व में, है ना, पाटलिपुत्र में 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। 232 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में अशोक का मृत्यु हो जाता है ना। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पाटलिपुत्र पर जो है मगध की जो गद्दी है उस पर अशोक का एक पुत्र हुआ करता था कुणाल, वो बैठता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है अशोक के पौत्र, अशोक का एक पौत्र यानी दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया। जो अशोक का पौत्र हुआ दशरथ, वो जो है 8 वर्ष तक शासन किया। अशोक की भांति उन्होंने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किया और अशोक की भांति ये देखते हैं कि इन्होंने भी देवानाम प्रियदर्शी की यहाँ पे उपाधि धारण किया।
तथा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। और जो आजीवक संप्रदाय के साधु संत हुआ करते थे उनके लिए दशरथ ने गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का यहाँ पे निर्माण करवाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। हम देखते हैं कि अशोक के बाद कोई वैसा शासक नहीं बना मगध में जो कि अशोक के समान हो, है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका पतन का दौर शुरू हो जाता है और सबसे कमजोर शासक और अयोग्य शासक जो है बृहद्रथ को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है किसके शासनकाल में कलिंग नरेश, यानी बृहद्रथ के शासनकाल में हम देखते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया, क्योंकि वो कमजोर शासक हुआ करता था बृहद्रथ। उसी के समय में हम देखते हैं कि जो कलिंग के नरेश हैं खारवेल, वो जो है मगध से कलिंग को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। अब देखिए, बृहद्रथ का जो सेनापति हुआ करता था वो पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी, है नहीं। अब हम देखते हैं कि बृहद्रथ का यहाँ पे मृत्यु हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग यहाँ पे शुंग वंश का स्थापना कर लेता है नहीं। अब यहाँ पे मगध के गद्दी पे अब शुंग वंश का यहाँ पे स्थान हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग जो है इस वंश का पहला राजा बनता है। ठीक है, और ये जो है बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था। तो बृहद्रथ की हत्या करके मगध की गद्दी प्राप्त कर लेता है और यहाँ पे शुंग वंश की जो है स्थापना करता है नहीं। शुंग वंश की स्थापना कर दी। मौर्य वंश के स्थान पर क्या हो गया, शुंग वंश का स्थापना हो गया, यानी मौर्य वंश यहाँ पे खत्म हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पे एग्जाम करेकर सीरीज चल रहा है दोस्तों। इसी कड़ी में हम लोग जो है हर एक टॉपिक को एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ। 2 चैनल है दोस्तों, दोनों को सब्सक्राइब करिए, द एजुकेटर ब्रदर्स को और एसपी मोटिवेशन को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।